Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about the 18th century literature in which we will do a detailed study of Jonathan Swift and his work, especially Gulliver's Travel, A Modest Proposal, Tale of Tub. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe. Let's take a glance on the life of Jonathan Swift, 1667 to 1745. Swift was born in Dublin. His father died before he was born and his mother was poor. इनका जन्म डबलिन में होता है. इनकी फादर की डेथ हो जाती है इनके जन्म के पहले और इनकी मदर जो थी वो पुअर थी. जो स्विफ्ट थे वो पावरफुल होना चाहते थे वेल्थ के थ्रू. वो इतना ज़्यादा वेल्थ गेन करना चाहते थे जितना कि जीव ऑफ माल्टा में. जीव ऑफ माल्टा इज द वर्क ऑफ हुम. जस्ट थिंक इट एंड यू कैन आंसर इट. एंड प्राउड एज लूसीफर. और ये लूसीफर की तरफ प्राउड थे बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट द हेल्प फ्रॉम हिज रिलेटिव्स बट ही वॉज कंपेल्ड टू डू सो. इनकी डेथ हो जाती है 1745 में. एंड जब इनकी विल को वसीयत को पेन किया जाता है तो इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सेंट पैट्रिक असाइलम को सौंप दिया था. वियर ल्यूनेटिक्स एंड इनक्यूरेबल लोग जो है रहते थे उनकी देखभाल होती थी. नाउ इट्स टाइम फॉर हिज वर्क्स. तो उनके वर्क्स को देख लेते हैं. इनका फर्स्ट वर्क आता है बैटल ऑफ द बुक्स जो कि पब्लिश्ड होता है 1704 में. देन टेल ऑफ अ टब 1704. ये भी क्योंकि बैटल ऑफ द बुक और टेल ऑफ अ टब ये दोनों बुक एक साथ पब्लिश्ड होते हैं जबकि बैटल ऑफ द बुक जो है वो पहले लिखा जाता है. जर्नल टू स्टेला 1710 टू 1713 के बीच में ये पब्लिश होता है. एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एबोलिशिंग क्रिश्चियनिटी 1712 में. द बीकर स्टॉप पैट्रिस पेपर. एलिसी ऑफ मिस्टर पैट्रिस. गुलिवर्स ट्रेवल जिसके लिए जोनाथन स्विफ्ट जाने जाते हैं 1726 में आता है. ड्रेपियस लेटर्स 1735 में. अ मॉडेस्ट प्रपोजल 1729 में. ये भी इनका बहुत ही फेमस वर्क है अ मॉडेस्ट प्रपोजल. इट इज़ ये क्या है एक ऐसे है इनका. स्विफ्ट्स टू ग्रेटेस्ट सेटायर्स आर द टेल ऑफ अ टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल. स्विफ्ट्स के ज़्यादातर वर्क सेटारिकल हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेल ऑफ अ टब एंड गुलिवर्स ट्रेवल. ये दोनों ही बहुत पॉपुलर रहा है. नाउ वी विल सी a little bit detail about these works and also some important works of him. Tale of a Tub, a grim exposure of the alleged weakness of three principal forms of religious belief: Catholic, Lutheran and Calvinist. Actually Tale of Tub में इन्होंने शेटायर किया है तीन जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं कैथोलिक, ल्यूथरन एंड कार्वनिस्ट, उसी पे इन्होंने शेटायर किया है. And the best part of this book is what allegory of the old man. इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? एक ओल्ड मैन के बारे में दिया है. इट इज़ हेयर लाइक एलिगोरिकल वर्क. और वो ओल्ड मैन क्या करते हैं? उनके तीन बेटे होते हैं पीटर, मार्टिन एंड जैक्स. और तीनों ही बेटे को वो क्या करते हैं? ही लेफ्ट अ कोट टू ईच ऑफ हिज थ्री सन्स. दिस थ्री नेम्स स्टैंड फॉर कैथोलिक्स, लुथेरन्स एंड काल्विनिस्ट. एक्चुअली जो ओल्ड मैन के बेटे तीन होते हैं पीटर, मार्टिन, जैक, जिनके लिए वो एक कोट छोड़ जाते हैं, मीन्स तीनों के लिए एक एक कोट छोड़ जाते हैं. तो एक्चुअली वो सिटायर कर रहे हैं स्विफ्ट किनके ऊपर? कैथोलिक्स, लुथेरन और काल्विनिस्ट के ऊपर. उनके कहने का मतलब है कि वो तीन बेटे जो हैं पीटर, मार्टिन, जैक्स, वो कैथोलिक्स, लुथेरन और काल्विनिस्ट हैं. मतलब ये तीन सेक्ट्स हैं रिलीजन के. द वे इन विच द सन्स इवेड देयर फादर्स विल एंड चेंज द फैशन ऑफ देयर गारमेंट्स इज पार्ट ऑफ द बीटर सेटायर अपॉन ऑल रिलीजियस सेक्ट्स. और जब उस ओल्ड मैन ने अपने कोट को अपने बच्चों को दिया था तो उसने कहा था कि तुम लोगों को थोड़ा सा इसकी देखभाल करनी है और कुछ इसमें चेंजेस करने हैं. मतलब इसकी देखभाल करोगे तो ओबियसली कुछ चेंजेस करना पड़ेगा. और ये जो तीनों बेटे हैं वो अपने अकॉर्डिंग उस कोड को उनके फादर के द्वारा दिए हुए कोड को क्या करते हैं? चेंज करते हैं. तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक ही गॉड है और जिसके तीन सेक्ट्स हैं और तीनों सेक्ट्स अपने अपने अकॉर्डिंग उस रिलीजन को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं.
और उसी पे इन्होंने बहुत ही बीटर फॉर्म में सटायर किया है इन सभी रिलीजियस सेक्ट्स पर। देन गुलिवर्स ट्रेवल, द सटायर ग्रो मोर अनबियरेबल। गुलिवर्स ट्रेवल जो है ये तो और ज़्यादा इसमें इन्होंने सटायर किया है इन द कंपेरिजन ऑफ अ टेल ऑफ टब। स्विफ्ट्स लिटरेरी फेम जनरली रेस्ट अपॉन इट। ऐसा कहा माना जाता है कि जो स्विफ्ट है उनका जो लिटरेरी फेम है इसी वर्क पर डिपेंड करता है। इट्स मीन कि गुलिवर्स ट्रेवल की वजह से स्विफ्ट पॉपुलर होते हैं। इट इज़ एन आउटलेट फॉर हिज ओन बिटरनेस अगेंस्ट फेट एंड ह्यूमन सोसाइटी। और कहीं ना कहीं गुलिवर्स ट्रेवल में ये चीज़ एक तरह से प्रतीत होता है, झलकता है कि जो स्वीट्स की बिटरनेस है फैट को लेकर, ह्यूमन सोसाइटी को लेकर, वो चीज़ कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है गुलिवर्स ट्रेवल में। गुलिवर्स ट्रेवल रिकॉर्ड्स द 4 voyages ऑफ वन लेमुएल गुलिवर एंड हिज एडवेंचर्स इन 4 astounding countries। एक्चुअली गुलिवर्स ट्रेवल क्या है? ये 4 voyage से समुद्री voyage में से होता है समुद्री यात्रा, और किसकी? लेमुएल गुलिवर की। तो ये लेमुएल गुलिवर क्या करते हैं? 4 अलग अलग कंट्रीज़ की यात्रा करते हैं, एडवेंचर पर निकलते हैं, और इस तरह से जो गुलिवर्स ट्रेवल है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट बुक में क्या देखने को मिलता है? जो फर्स्ट बुक में पहली जर्नी गुलिवर की देखने को मिलती है, उसमें क्या होता है, गुलिवर जब समुद्री यात्रा पर निकलते हैं तो उसका क्या होता है, सीप जो है वो डैमेज हो जाता है लिलीपुट नाम के एक इमेजिनरी कंट्री में, वेयर द इनहेबिटेंट्स आर एज टॉल एज वंस थंब। और वहाँ के जो लिलीपुट में जहाँ पे सीप डैमेज हो जाता है गुलिवर का, वहाँ के जो निवासी होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। कितने छोटे? किसी के थंब के इक्वल साइज। थंब सोचिए अंगूठे की क्या साइज़ होगी, तो अंगूठे के से आकार के इतने वहाँ के इनहेबिटेट्स होते हैं, मीन्स नॉर्मल ह्यूमन बींग से बहुत ही छोटे। एंड एवरीथिंग इज़ डन ऑन डॉर्फिश स्केल। और हर चीज़ वहाँ पे डॉर्फिश स्केल में ही काम होता है। मतलब जो जैसे उस वहाँ पे गुलिवर्स ट्रेवल में गुलिवर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं या वहाँ के निवासी, लिलीपुट के जो निवासी होते हैं, बट उनकी जो रस्सी होती है जिससे वो बांधने की कोशिश करते हैं, जो तीर वगैरह वो चलाते हैं, एवरीथिंग वॉज वेरी डॉर्फिश, बहुत ही छोटा, विच शोज द लिटिलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाने की कोशिश की है जोनाथन स्विफ्ट ने, कि जो ह्यूमन बींग है वो अपनी मानवता में क्या हो गए, इतने छोटे हो गए। मतलब उन्होंने अपनी मानवता को खो दिया है, अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको खोकर वो बहुत ही छोटे हो गए, तुच्छ हो गए, कहने का मतलब। ऑन द सेकेंड voyage, गुलिवर इज abandoned in Brobdingen, where the inhabitants are giants and everything is done on large scale। से जो दूसरी समुद्री यात्रा होती है गुलिवर की, वो कहाँ पर जाके किस कंट्री में रहते हैं? ब्रॉबडिंगनेक नाम का एक कंट्री होता है वहाँ पे। और जब गुलिवर वहाँ पे पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि अरे वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो तो बहुत ही बड़े बड़े हैं, गुलिवर से भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो ही वॉज सरप्राइज टू सी कि इतने बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ पे, और हर चीज़ वहाँ पे बहुत बड़े स्केल में होता है। मतलब वहाँ के लोगों का एवरीथिंग, जब वो लोग बड़े हैं तो भाई उन लोगों की यूज़ करने वाली जो मटेरियल्स हैं वो भी तो बड़े ही बड़े होंगे। द मेननेस ऑफ ह्यूमैनिटी सीम्स मोर डिटेस्टेबल इन व्यू ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ दिस सुपीरियर बीइंग। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है इस प्लेस में कि जो वहाँ के लोग हैं बहुत बड़े बड़े हैं ह्यूमन बीइंग के कंपेरिजन में। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखो भाई ह्यूमन बीइंग से बड़े बड़े लोग हैं और तुम ह्यूमन बीइंग कितने छोटे हो। ये चीज़ एक तरह से वहाँ के जो निवासी उनकी सुपीरियरिटी को दिखाया गया है कि वो कितने महान है, कितने सुपीरियर हैं इन द कंपेरिजन ऑफ ह्यूमन। इन द थर्ड voyage, गुलिवर कंटिन्यूज हिज जर्नी टू लेपुटा। जो थर्ड voyage करता है गुलिवर वो कहाँ से आता है? लेपुटा। तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बुक फर्स्ट में कहाँ की जर्नी करता है गुलिवर, बुक सेकंड में कहाँ की, बुक फर्स्ट में लिलीपुट की, तो बुक सेकंड में ब्रॉबडिंगेन
जो ब्रॉबडिंग नेक है वहाँ की जर्नी करता है और थर्ड में लेपुटा की जर्नी करता है। तो ये सारे जगह आपको याद रखना होगा। और साथ ही किस बुक में जायंट्स लोग मिले थे, किस बुक में उसको वेरी स्मॉल लोग मिले थे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थर्ड बुक में क्या होता है, दिस इज़ द सेटायर अपॉन ऑल द साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। थर्ड बुक में इन्होंने क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट और फिलोसफर्स होते हैं उनके ऊपर इन्होंने सटायर किया है। लेपुटा क्या है, एक फ्लाइंग आइलैंड है, हेल्ड अप इन द एयर बाय अ लोड स्टोन। और उस फ्लाइंग आइलैंड को एक हवा में ही उसको मतलब उसका बैलेंस बना रहता है, किसकी वजह से, एक लोड स्टोन की वजह से। और जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, जो लेगाडो में एक एकेडमी है, फेमस एकेडमी है, कहाँ पे, लेगाडो में, और उसके जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं वो सभी उस एरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, रहते हैं। द फिलोसफर हु वर्कड 8 years to extract sunshine from cucumbers is typical of Swift's satirical treatment of all scientific problems। इसी में जो स्विफ्ट हैं वो बताते हैं कि उस आइलैंड में, लेपुटा आइलैंड में, जो फ्लाइंग आइलैंड है, वहाँ पे एक फिलोसफर रहता है और वो क्या करता है, 8 साल उसको लग जाते हैं क्या करने में, कुकुम्बर, जो कुकुम्बर होता है उसमें से सनशाइन को एब्जॉर्ब करने में। तो इस तरह की मूर्खता वाले जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्विफ्ट प्रेजेंट करते हुए वो सटायर करना चाहते हैं, जो एट द टाइम के साइंटिस्ट या फिलोसफर हुआ करते थे उनके ऊपर। इन दिस voyage the Struldbrugs, a ghastly race of men who are doomed to live upon earth after losing hope and the desire for life। और यही इसी वोयाज में, इसी थर्ड बुक में स्ट्रूलब्रग्स नाम के जो प्रजाति होते हैं उनकी बात की जाती है, जो कि घास्टली मतलब बहुत ही भयानक होते हैं। और ये जो मनुष्य होते हैं उन्हीं की प्रजाति के होते हैं, मतलब मनुष्य की ही दूसरी प्रजाति है जो कि बहुत भयानक होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उनके ऊपर अभिशाप हो गया था, हु आर डूम्ड टू लिव अपॉन अर्थ। कुछ ना कुछ मतलब उन्होंने ऐसी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से उनको श्राप मिल गया और देन उनको जाकर अर्थ पे रहना पड़ गया। और उन लोग लाइफ को लेकर, होप को लेकर जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी, वो एवरीथिंग वॉज जस्ट एंड, सब कुछ ख़त्म हो गया था। इस वजह से उन्हें कहाँ जाकर रहना पड़ा, अर्थ पर। नाउ द बुक फोर्थ, that is fourth voyage, the merciless satire is carried out to its logical conclusion। अब बुक फोर्थ में इन्होंने क्या किया है, एक मर्सिलेस सटायर, इसमें भी उतना ही सटायर इन्होंने प्रेजेंट किया है और एक लॉजिकल कंक्लूजन प्रेजेंट करने की कोशिश की है। दिस इज़ अबाउट द लैंड ऑफ द होमनाम्स इन विच हॉर्सेस, सुपेरियर एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर्स आर द रूलिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे एक ऐसे लैंड की बात की जाती है जो कि होनाम्स करके है, इट इज़ टफ टू प्रोनाउंस, तो बिकॉज इट इज़ इमेजनरी। और वहाँ पे हॉर्सेस होते हैं और सुपीरियर और इंटेलिजेंट क्रिएचर्स होते हैं जो कि रूलिंग एनिमल्स के तौर पे होते हैं, मतलब वहाँ पे शासन करते हैं। द याहूज अ फ्राइटफुल रेस हैविंग द फॉर्म एंड अपीयरेंस ऑफ मैन बट लिविंग इन अनस्पीकेबल डिग्रेडेशन। इस लैंड में याहूज नाम की एक प्रजाति रहती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है, डरावनी होती है, और जो दिखने में तो ह्यूमन बींग की तरह ही होते हैं, बट दे लिव इन अनस्पेकेबल डिग्रेडेशन में वो रहते थे। तो मतलब शक्ल सूरत से तो मैन की तरह होते थे बट बहुत भयानक लगते थे। नेक्स्ट इनका जो वर्क है गुलिवर्स ट्रेवल के बाद, दैट इज जर्नल टू स्टेला, रिटेन फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्थर जॉनसन। एक्चुअली जर्नल टू स्टेला ऐसा माना जाता है कि एस्थर जॉनसन के लिए इन्होंने लिखा था, और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये वर्क इनका इंटरेस्टिंग है टू रीड। फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट एन एक्सीलेंट कमेंट्री ऑन कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर्स एंड पॉलिटिकल इवेंट्स। तो उस जो जर्नल टू स्टेला है इसमें इन्होंने क्या बताया, जो कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर्स और पॉलिटिकल इवेंट्स है उस पर इन्होंने कमेंट्री की, सटायर किया है। और सेकेंड पॉइंट क्या है इस वर्क की, इन इट्स लव पैसेजेस एंड प्योरली पर्सनल डिस्क्रिप्शन इट गिव्स द बेस्ट पिक्चर ऑफ स्विफ्ट हिमसेल्फ एट द समिट ऑफ हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस। इस वर्क में इनका कुछ पर्सनल डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है स्विफ्ट का, और वो लव पैसेजेस जो हैं उसमें इनका कुछ
पर्सनल अकाउंट्स दिया है, पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया है, जिससे पता चलता है कि हाउ या जो स्विफ्ट हैं वो किस तरह के पर्सन हैं, उनके बारे में एक तरह से बेस्ट पिक्चर प्रेजेंट करता है। और साथ ही इन्होंने समिट ऑफ द पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो कैसे ये पावरफुल रहे हैं और कैसे ये इन्फ्लुएंस प्रोवाइड करते हैं। द वुमन हु लव्ड हिम ब्रॉट ऑलमोस्ट द ओनली रे ऑफ सनलाइट इनटू हिज लाइफ। इस वर्क में किसी वुमन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है और ऐसा माना जाता है कि who loved him, she was loving to Swift and उसी की वजह से कहीं ना कहीं स्विफ्ट के लाइफ में एक उम्मीद की किरण आई थी। तो दिस इज जर्नल टू स्टेला। नाउ नेक्स्ट वन इज अ मॉडेस्ट प्रपोजल। अ मॉडेस्ट प्रपोजल जो है इनका एक जुवेनाइल सैटारिकल एसे है। इसमें ये क्या बताने की कोशिश करते हैं, फॉर प्रिवेंटिंग द चिल्ड्रेन ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग अ बर्डन टू दियर पेरेंट्स और कंट्री। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो पुअर लोग होते हैं उनके बच्चों को क्या करने से बचाया जाता है, उन्हें मतलब एक तरह से बिगड़ने से बचाना, एक तरह से बर्डन बनने से बचाना, कि वो अपने पेरेंट्स अपने कंट्री पर बर्डन ना बने, बल्कि फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक, लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो, यानी कि कुछ वो काम के लायक कुछ वर्क करे। कॉमनली रिफर्ड एज ए मॉडेस्ट प्रपोजल। तो ये चीज़ इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है और यही एक तरह से कॉमनली जाना जाता है मॉडेस्ट प्रपोजल के रूप में। मतलब इस एसे के थ्रू इन्होंने एक मॉडेस्ट प्रपोजल रखा है पेरेंट्स के सामने हु आर पुअर। ड्रेपियर्स लेटर, एक्चुअली यहाँ पे ड्रेपियर का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उसको देख लेंगे। अ मॉडल ऑफ पॉपुलर हैरांग and of popular argument which roused an unthinking English public and did much benefit to Ireland। एक्चुअली ये जो वर्क है ड्रेपियर्स लेटर्स, ये एक तरह का आर्गुमेंटेटिव वर्क है और इस वर्क में जो क्या है थिंकिंग, जो इंग्लिश पब्लिक है उनकी अनथिंकिंगनेस को राउज किया गया, उस पर सिटायर किया गया है और इस वजह से इस वर्क में थोड़ी आयरलैंड की बात कही गई है और इस वजह से ये वर्क जो है आयरलैंड के लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता है। तो दैट इज़ वाई ये इनका वर्क इम्पॉर्टेंट है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके वर्क्स को लेकर, मीन्स वो कौन से एलिमेंट्स, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनके वर्क में देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके जितने भी सैटारिकल वर्क्स हैं, मैक्सिमम इनके सभी सैटारिकल वर्क्स ही हैं, तो उसमें इनको क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से एलिमेंट्स। सिनिसिज्म देखने को मिलेगा, मॉकरी, बर्लेक्स, पैरोडीज, अंडरस्टेटमेंट, सीरियसनेस, प्रेजेंट्स वर्चू देन टर्न्स इट इन वर्स। इनका तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो देखने को मिलता है। तो ये क्या करते हैं, वर्चू को प्रेजेंट करते हैं और वो वर्चू सडनली क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स उस जो भी इनकी राइटिंग होती है उसमें वो वॉइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो अच्छा होता है वो ख़राब बन जाता है। और साथ ही स्विफ्ट यूजेस यूटोपिया एंड डिस्टोपिया एज एलिमेंट्स ऑफ सेटिंग। तो सेटिंग के एलिमेंट्स के तौर पे ये यूटोपिया डिस्टोपिया दोनों चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, सो दैट कि लोगों को लगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मीन्स इनका सेटायर क्या है, इनका सेटायर या किसी भी ऑथर राइटर का सेटायर क्या होता है, जस्ट टू इम्प्रूव द फॉलीनेस और द एरर और द डिमेरिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द टेम्परेरी सोसाइटी। तो ये भी वही काम करने की कोशिश करते हैं अपने वर्क में। दैट इज़ वाई ये यूटोपिया और डिस्टोपिया दोनों को प्रेजेंट करते हैं, ताकि लोगों को एक आइडेंटिफिकेशन हो कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, और लोगों का जो माइंड है, इंटेलेक्ट है, वो उनको गाइड करे राइट चीज़ को सिलेक्ट करने में। साथ ही इनके जो वर्क्स होते हैं उसमें फ्लैट कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, माइजर कैरेक्टर्स, टीरेंट टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, मोरल टच स्टोन मिलेंगे, ग्रोटेक्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनके वर्क में देखने को मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिम, दैट इज़ जोनाथन स्विफ्ट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।